हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जब पता है जब पेपर होता है, चाहे कोई सा भी पेपर हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे जेई का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे कोई सा भी स्कूल में कोई सा यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम हो, तो हम लोग एग्जाम से 2-4 दिन पहले ही जो है अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं कि डेरिवेशंस कहाँ हैं, फॉर्मूले की कॉपी कहाँ है। अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, भाई ऐसा कर यार, इस चैप्टर के ना डेरिवेशन मैंने नहीं किए हैं, उसको भेज दे। या मैं एब्सेंट था तब, तो यार मुझे ना इस डेरिवेशन करने हैं क्योंकि हो सकता है ये पेपर में आ सकते हैं। ये बच्चों के जनरल क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं धीरज सर आपके सामने आपका स्वागत है पीसीबी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं और मुझे उम्मीद है ये सेशन जो है हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। डेरिवेशंस की सीरीज को जो है मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखिए चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें मैं जो है आपके लिए कम से कम 6 डेरिवेशंस लेके आया हूं गॉस लॉ तक। गॉस लॉ के बाद 3 डेरिवेशन है, उसको मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। और सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग, डाइपोल, और डाइपोल के 3 पार्ट हैं, इसको हम लोग यहां पर इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों खत्म करेंगे। देखिए अभी सितंबर लास्ट चल रहा है, अभी आपके बोर्ड एग्जाम आने में बहुत टाइम है, मतलब बोले तो 4 महीने हैं। आप एक डेरिवेशंस की कॉपी बना सकते हैं ताकि मुझे आप बार बार न देखें, मतलब एक बार देख लो काम बन जाएगा। फिर भी आप लोग जो है एग्जाम से 2-4 दिन पहले ही मेरे इस चैनल को देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली हैं और मैं सिस्टमेटिक तरीके से लेके आने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में बात करेंगे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, आपको पता है वेरी फेमस। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आपको पता है, हल्का फुल्का हम थ्योरी भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल के कारण अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है इस वीडियो में इतना हम बात करेंगे। और 3 डेरिवेशन और है, गॉस लॉ, प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग जो है एक खूबसूरत सा दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, तो वहां जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, है नहीं है। आपके लिए सब कुछ हो रहा है, मैं पहले बता रहा हूं, है नहीं है। अपने को क्या है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। आपने सुना होगा, कूलॉम भाई का नाम तो सुना है नहीं है। स्पेस में या कहीं पर भी 2 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कुछ है, आर है, तो उस पर आपको पता है ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो F = K Q1 Q2/r² होता है, ये आपको पता है नहीं है। तो आपको ये भी पता है मेरे प्यारे बच्चों, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है इधर को, और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा मेरी लेफ्ट साइड और आपके भी लेफ्ट साइड ही। देखिए तो हमने F12 लिख दिया, समझ गए ना क्या है F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सर Q2 नहीं होगा तो Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा, बताओ सर बताओ। और F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सर Q1 नहीं होगा तो Q2 पर फोर्स कैसे लगेगा, है नहीं। तो जितना चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड, है नहीं है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। यहां पर मैं एक पोजीशन वेक्टर का यूज करूंगा, मैंने लिखा है r12 कैप और मैंने लिखा है r21 कैप। अच्छा इसका मतलब क्या होता है सर, r12 कैप इट इज अ पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। r12 की डायरेक्शन राइट को है, मतलब Q1 से Q2 की तरफ, मतलब जब मैं फोर्स F21 लिखूंगा तो मैं पोजीशन वेक्टर r12 यूज करूंगा। और r21 क्या हो गया सर, पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, मतलब जब मैं F12 लिखूंगा तो मैं R21 पोजीशन वेक्टर लिखूंगा। बात समझ में आया नहीं, समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए F21 क्या लिख सकता हूं बताओ, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये तो ठीक हो गया सर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे ना, उसको हमने
कैप से इंटू करना बहुत जरूरी है, यूनिट वेक्टर से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो R12 कैप हो जाएगा, है नहीं है? तो F21 इधर को लग रहा है, तो R12 कैप समझ में आ गया ना? तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, मतलब फोर्स Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और F12 की बात करें, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इधर को लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर क्या यूज करूंगा? R21। देखो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21 कैप। बात समझ में आई नहीं? दिक्कत है? अब आपको एक चीज पता है सर, जितना F12 है उतना ही F21 भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? F12 जो है वो माइनस का F21 है, मतलब दोनों का वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। या मैं बोल सकता हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड का साइन ये बना रखा है मैंने, तो मैग्नीट्यूड जो है दोनों का सेम है। तो मैं ये बोल सकता हूं जो नेट फोर्स होगा वो F12 या F21 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप के बराबर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको पता है R21 जो है पोजीशन वेक्टर वो माइनस ऑफ R12 है, नहीं? एक पोजीशन वेक्टर इधर को है, एक पोजीशन वेक्टर इधर को है, समझ में आया नहीं है? इसलिए हम क्या कहेंगे? फोर्स भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत जरूरी पॉइंट लिखा है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, मतलब जितना फोर्स उधर को लगेगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्शन रिएक्शन लॉ को जस्टिफाई या ओबे कर रहा है, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अब आप मुझे ये बोलेंगे सर आप ये बताओ आप यहां पर सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको सारे डेरिवेशन को लिखने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगा है, ठीक है? और अगर मैं इसको लिखते रहूंगा तो ये मेरे को 2-3 घंटे लग जाएंगे। 30-40 मिनट में सारे के सारे 6 के 6 डेरिवेशन आप समझ जाओगे, तो आपका उससे काम आपको मतलब होना चाहिए, आपका टाइम भी बच जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हम यहां से चीजों को गेन कर सकते हैं। ये मेरा लक्ष्य और आपका भी यही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगले डेरिवेशन में चलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है भाई, पेपर में पूछा जाता है, नोट आप कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए मैं आपको अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ना इलेक्ट्रॉन्स का एरिया है सर, इलेक्ट्रॉन्स का रीजन है सर, जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। एक चार्ज का रीजन है सर। सर कैसे पता चलेगा? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल, जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोलता हूं, देखो टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इसके आसपास लेके आओ, किस पर फोर्स लगेगा? इस पर। ये जो टेस्ट चार्ज है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? ये इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। किसकी वजह से? सर इसकी वजह से। तो इस पर फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, अट्रैक्शन या रिपल्शन। ये इधर को आ रहा है या दूर भाग रहा है, तो इसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है या जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक चार्ज Q है जिसको हमने बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों सोर्स चार्ज, और मेरे प्यारे बच्चों एक चार्ज Q0 है जिसको हमने बोल दिया टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? टेस्ट चार्ज। समझिए ना टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है? वो सिर्फ अपने बारे में ये बताता है कि मुझे कौन फोर्स लगा रहा है या मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, ये नहीं बताएगा उसकी वैल्यू कितनी है नहीं है? बस वो एक्सपीरियंस करने के लिए होता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए होता है टेस्ट चार्ज, और ये मेन चार्ज है। अब आप मुझे बताओ क्या ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा? नहीं लगा रहा होगा? बिल्कुल लगा रहा होगा। 1-2 चार्ज होंगे वो और ज्यादा फोर्स लगाएंगे Q0 पे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके कारण इस पर फोर्स क्या राइट साइड लगेगा? बिल्कुल हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स लगता है अवे, और नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स लगता है टुवर्ड्स। अवे मतलब उससे दूर लग रहा है, मतलब इस Q0 चार्ज से दूर फोर्स लगेगा अवे, और नेगेटिव होता तो इसको अपनी तरफ खींचता, टुवर्ड्स लगता है नहीं है? तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग में F Q0 कितना, Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है? F इक्वल्स टू K Q0 Q अपॉन R स्क्वायर, और R कैप बोल दिया। और R कैप क्या है सर? R कैप एक यूनिट वेक्टर है सर, जो कि कहां से कहां डायरेक्शन हो रहा है? Q से Q0 की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बता रहा है नहीं है? MCQ में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हुआ नहीं हुआ बताओ, हुआ नहीं बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हो गया। बात समझ में आगे नहीं आएगी? बहुत बढ़िया सर, एफ की वैल्यू यहां से पुट कर दो, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, नीचे क्यू नॉट है और आर कैप ये वाला हो गया, क्यू नॉट से क्यू वन गया और ई की वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बात समझ में आई नहीं आई? तो आर कैप क्या है? ये बता रहा है कि फोर्स कहां से लग रहा है, क्यू से क्यू नॉट की तरफ लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई नहीं आएगी? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों लिख सकता हूं बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? सर के कांस्टेंट है, बिल्कुल साफ बात। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो है क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं? इसका मतलब क्या हुआ सर? सर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, सोर्स चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, यहां पे सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, मैं इसके पास लेके आऊंगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है नहीं है? कम एरिया पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी उतने एरिया पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन से उतने ही होंगे ना, लेकिन एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने की वजह से इफेक्ट या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कम हो जाएगा, है नहीं है? अगर पेपर में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो ये फॉर्मूला चिपकाना है बस, E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। बड़ा सरल डेरिवेशन, बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? नोट करिए आप इसको, फुर्सत से नोट करना समझ के, अगर नहीं हो तो कमेंट फोड़ देना, लाइक तो आपको ठोकना ही ठोकना है, ठीक है? चलिए अब जो है हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट रिंग। भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, मैं मतलब पहले तो भाई तुम इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नहीं आना चाहिए। इतना ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर साल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? एक बार मैं कैमरा चेक करता हूं यार, कहीं वीडियो ऐसा तो कि ऑन नहीं है नहीं? 1 मिनट मतलब 10 सेकेंड दो। हाँ ऑन है, ऑन है। चलिए भाई मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है भाई, मतलब तुम टेंशन मत लो। देखिए भाई एक रिंग है मेरे पास, रिंग, ये रिंग पहना है, हाँ मैंने रिंग पहना है, रिंग लेकिन थोड़ा बड़ा है, ये रिंग है, इसके कारण मुझे यहां पर निकालना है। देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां पर कैसे आएगा सर ये बताओ कैसे आएगा? मान लीजिए रिंग में चार्ज Q है, रिंग में टोटल चार्ज Q है, स्मॉल q टोटल चार्ज है नहीं? टोटल चार्ज कितना है? Q है। अब मुझे इस पॉइंट पर चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चाहे इस पॉइंट पर हो चाहे इधर पर हो। पता है कैसे निकलेगा? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर? E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? E इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। होता नहीं होता बताओ? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर जो Q था ना वो पॉइंट चार्ज था। Q क्या था सर? Q तो पॉइंट चार्ज था। अब रिंग तो भाई दिख रहा है इतना बड़ा है, ये पॉइंट चार्ज थोड़ी हुआ। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट काटो DQ, छोटा सा हिस्सा लो, टोटल चार्ज Q है तो छोटे से हिस्से में चार्ज कितना है सर? DQ है। और इस मान लो इस छोटे से DQ वाले सेगमेंट की लेंथ कितनी है सर? DL है सर। कितना है? DL। तो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं पता है? बताओ इस पूरा रिंग का एरिया कितना है? मान लीजिए इसकी रेडियस A है, इस पूरे रिंग का एरिया कितना हो गया? 2 पाई A। बताओ 2 पाई A में चार्ज कितना है? Q है। चमका नहीं चमका बताओ? बताओ 2 पाई A में चार्ज कितना है? Q है। तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा? Q बाई 2 पाई A। अब मुझे ये बताओ जो DL लेंथ है ना, DL लेंथ में चार्ज कितना होगा? सर DL लेंथ में Q बाई 2 पाई इंटू DL ही तो होगा। बात समझो, चमका नहीं चमका? यहां देखो 2 पाई एरिया है, उतने एरिया में चार्ज Q है, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा? Q बाई 2 पाई A। बताओ DL लेंथ में चार्ज कितना होगा सर? बताओ सर Q बाई 2 पाई A इंटू DL। ये किसकी वैल्यू आ गई है? DL की वैल्यू आ गई है। बात समझ में नहीं आई? तो देखो ऐसे करके इस पॉइंट पे, ऐसे करके इस पॉइंट पे देखो, है नहीं है? ये DL लेंथ का सेगमेंट है, इस पॉइंट पे सीधा नीचे को जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड D, छोटा सा
अरे छोटा सा सेगमेंट डीएल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा ही तो होगा, डी क्यू के कारण। ऐसे ही यहां पर भी होगा भाई, सीधे जाएंगे, ऐसे ही सब आएंगे, देखो ऐसे ही, ऐसे करके ये वाला पॉइंट इधर को खींचेगा, ये वाला पॉइंट यहां को, इधर वाला पॉइंट नीचे, ये वाला पॉइंट ऊपर, सब ऐसे करके जाएंगे सीधे सीधे। मान लीजिए एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। बताओ डी का थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, और इस कॉस के परपेंडिकुलर ऊपर को चल जाएगा डी साइन थीटा। अगर ये भाई समझ में नहीं आया डेरिवेशन तो बता देना, मैं अलग से इसको पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा अगर नहीं आएगा तो। ऐसे ये डी सेगमेंट है, थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट फिर से डी कॉस थीटा एक और नीचे इसके परपेंडिकुलर हो गया डी साइन थीटा, है नहीं है? ऐसे बहुत सारे डी डी डी। तुम इधर को देखो, इधर को एक्सियल कंपोनेंट है, एक्सियल कंपोनेंट हो गया, नहीं है, नहीं है एक्सियल क्यों बोला, क्योंकि रिंग जो है इसको बाइसेक्ट कर सकता है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। तो सारे के सारे डी कॉस थीटा एक साइड और सारे के सारे डी साइन थीटा जो है अपोजिट साइड में होंगे एक दूसरे के, वो डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब मुझे सारे डी कॉस थीटा को जोड़ना है। सर डी क्यू एलिमेंट के कारण यहां पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डी कॉस थीटा है। सर दूसरे डी क्यू के कारण डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, हजारों डी कॉस थीटा है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इस छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर वो भी छोटा सा ही तो होगा, डी कितना होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। कितना होगा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू पता ये है, Q अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। देखो Q अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, और नीचे से ये वाला हो गया कौन सा, आर स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई? ये पॉइंट क्या लिखा है बताओ, क्योंकि सभी एक्सियल कंपोनेंट डी कॉस थीटा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी साइन थीटा है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट में है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो सारे के सारे डी कॉस थीटा एक साइड हो गए, सारे के सारे डी कॉस थीटा एक साइड हो गए। सबको जोड़ना है सर, या तो जोड़ो तो रात दिन एक हो जाएगा, तब भी नहीं जुड़ेंगे। तो भगवान ने मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज बनाई है और उसमें हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इंटीग्रेशन नाम कोई चीज है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ देना, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दो डी कॉस थीटा को 0 से लेकर 2 पाई तक, लिमिट लगा देंगे ना सर। लिमिट शुरुआत 0 से, 0 एरिया है, पूरा एरिया के कारण निकालना चाह रहा हूं, तो पूरा एरिया कितना हो गया, 2 पाई ए। तो 0 से लेकर 2 पाई ए, है नहीं? डी की वैल्यू भाई यहां से ठोक दो, ये आ जाएगा के डी क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डीएल बाई आर स्क्वायर। अब आप यहां देखिए, यहां है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर। एक्स ये है भाई और आर हो जाएगा, समझ में आया नहीं है? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स बाई आर कॉस थीटा हो गया। और मुझे अगर ये वाली वैल्यू निकालनी होगी, पाइथागोरस से लगाओ, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं? ये अगर ए है तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बाद में यूज करूंगा ना मैं, आर की वैल्यू यहां रखूंगा। अब आप यहां देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाई आर आ गया, ठीक हो गया सर। देखो सब कांस्टेंट है सर के कांस्टेंट है, सर क्यू कांस्टेंट है, देखो एक्स भी कांस्टेंट है, तो 2 पाई ए भी कांस्टेंट बाहर आ गया, आर और आर क्यूब ये भी बाहर आ गया, सब कांस्टेंट है। सिर्फ क्या बच गया, डीएल। सर डीएल ही तो बच गया सर। इतने लेंथ में कुछ और चार्ज होगा, इतने लेंथ में कुछ और चार्ज होगा, इतने लेंथ में कुछ और चार्ज होगा, पूरे लेंथ में मतलब पूरे एरिया में कुछ और चार्ज होगा ना। डीएल वेरिएबल है, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, एल होगा। कितना होगा, एल होगा। 0 से लेकर 2 पाई आर, 2 पाई आर लिमिट रख देंगे, 2 पाई आर माइनस, सॉरी 2 पाई ए माइनस 0 भाई, 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया। ये आ गया हमारा कितना, ई बराबर के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब। कितना आ गया, ई इक्वल टू के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब आ गया। बात समझ में आया नहीं है? अब के क्यू एक्स ओवर आर क्यूब तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए, और आर को हम यहां से रख दो, यहां देखो इस डायग्राम से आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर आप इस आर की जगह ये रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आए? और जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बताओ एक्स की वैल्यू 0 करो, यहां पे एक्स की वैल्यू 0 करो। अगर आप एक्स को 0 कर देंगे ना तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। वो एक्स 0 कहां पर होगा सर, सेंटर पे। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बात समझ में आई नहीं? और एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी होगी ए से, तो नीचे वाला ए 0 के बराबर हो गया। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ई बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पता कब आता है, पॉइंट चार्ज। अरे मान लो रिंग बहुत दूर है 10 मीटर,
ये पॉइंट यहां पे है, तो इस पॉइंट के लिए रिंग पॉइंट चार्ज हो गया, नहीं हो गया? बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है a से, तो E जो है वो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब रिंग एज ए पॉइंट चार्ज काम करेगा। और एक चीज और पता है, पूछता है बताओ x की वैल्यू कितनी रखूं, बताओ x की वैल्यू कितनी रखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ जाए। वो यहां भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। कितना हो सकता है? प्लस माइनस r/√2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जेई के लिए, है नहीं? x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चे लोगों मैक्सिमम पूछेगा, मतलब मैक्सिमम आएगा। तो ये डेरिवेशन आपके समझ में आया तो ठीक है भाई, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, अलग से मैं इसको बता दूंगा, ठीक है? तो भाई एक रिंग था, रिंग के कारण मुझे किसी पॉइंट P पर पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। मैंने बता दिया सर एक छोटे से DL सेगमेंट ले लो, उसमें चार्ज DQ ले लो। सर मैं डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं ले सकता KQ/x² नहीं लिख सकता सर, क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये KQ/x² जो होता है उसमें Q जो पॉइंट चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों। तब मैंने छोटा सा सेगमेंट DQ लिया और DQ मेरा पॉइंट चार्ज है। बात समझ में आई नहीं आई? तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर भी आप बताइए, दोबारा से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना भाई? अच्छा है भाई, अच्छा है, थैंक यू सो मच। अब देखिए भाई, अब आ गया है डाइपोल। क्या आ गया है सर? डाइपोल आ गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लो, मैं एक बार फिर से देखता हूं, कैमरा बंद तो नहीं है, देख लीजिए, एक मतलब 10 सेकंड में आगे। एक घुट पानी भी लेते हैं। सर डाइपोल बताया क्या होता है डाइपोल? अरे डाइपोल का मतलब दो पोल सर। डाइपोल का मतलब क्या हो गया सर? दो पोल है सर, दो पोल सर, दो पोल है सर, दो पोल, मतलब एक पॉजिटिव और एक प्लस Q, एक माइनस Q। डाइपोल मतलब जब दो इक्वल चार्ज को, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट साइन के, है नहीं? एक प्लस Q एक माइनस Q, मतलब एक 10 कूलाम एक माइनस 10 कूलाम माइक्रो कूलाम का, जब जिनका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो लेकिन अलग अलग अपोजिट चार्जेस को जब हम किसी छोटे से डिस्टेंस पर रखते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस जो है 2a है, तो डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा सर, P बराबर होता है Q इंटू 2a, मतलब सर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है Q और उनके बीच के डिस्टेंस जो है 2a को ले लेनी है, तो Q इंटू 2a जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो डाइपोल है ना भाई, डाइपोल में कितने चार्ज हैं? दो सर, एक प्लस Q एक माइनस Q। मुझे इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या समझे सर? अभी तो बताया था आपने सर, इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कब आएगा? जब इसके आसपास चार्ज होंगे ना सर। बताओ, इसके आसपास दो चार्ज है सर, एक तो प्लस का Q, एक तो माइनस का Q। सर देखिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस r है, तो बताओ प्लस Q से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस a हो जाएगी। बताइए, माइनस Q से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस a हो जाएगी। डायग्राम समझ जाओ, आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू KQ/r² होता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया नहीं है? तो लेट्स फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। माइनस Q चार्ज ये है। अब मुझे ये बताओ, माइनस Q क्या इसको खींच रहा होगा? बिल्कुल खींच रहा होगा सर। कहां खींच रहा होगा? अपने साइड को। इधर को आ जा भैया, इधर को आ जा। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो वैल्यू कितनी होगी? E बराबर माइनस का KQ/r²। ये वाला r² है, देखो यहां से लेके यहां तक r प्लस a है ना, तो ये हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। अब ये मत करना कि गणित तक के नहीं बनना यहां पे कि r प्लस a का होल स्क्वायर खोल देता हूं तो मजा आ जाएगा। ना 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 ना, खोलना है, ऐसी जगह नहीं है। ठीक, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। ऐसे ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा कहीं ना कहीं। सर ये प्लस है ना, इस पर अवे फोर्स लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में होगी, राइट साइड।
किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू का कारण फोर्स कितना होगा? E बराबर के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया? अब मुझे ये बताओ, माइनस क्यू इसको भाई खींच रहा है, प्लस क्यू इसको दूर भेज रहा है, मतलब प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और माइनस क्यू का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स। तो मुझे ये बताओ भाई, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? बताओ। ये वाली वैल्यू कम है, सॉरी ज्यादा है, और ये वाली वैल्यू कम है। कैसे पता चल रहा है सर? यहां प्लस में है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ये वैल्यू प्लस में है तो ई जो है कम हो जाएगा, और ये वैल्यू नीचे माइनस में है तो ई ज्यादा होगा। मतलब ई प्लस वाले से ई माइनस वाले को हम लोग घटा देंगे। जनरली ऐसे याद किया जाता है नहीं है? दोनों को जोड़ दो भाई, सिंपल, दोनों को जोड़ दो ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ दो। लेकिन सर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ये वाली है, क्योंकि नीचे माइनस में है ना, आर माइनस ए में, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो इसमें से इसको घटा दो तो ये बन जाएगा। तो के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर के क्यू कॉमन ले लो, सर किसी को दिक्कत है? के क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चमक रहा नहीं चमक रहा? बताओ। नीचे बन जाएगा ये फॉर्मूला, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ऐसा बन जाएगा। दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब आप ओपन कर सकते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस करूंगा, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई? या माइनस अंदर इंटू भी तो करना पड़ेगा। देखिए ये सब काट दो भाई, दिक्कत है भाई? दिक्कत है? अब ये क्या बन जाएगा बताओ? E बराबर के क्यू इंटू 2RA इंटू 2RA, 4RA हो गया नहीं हो गया? ये बताओ। इसके बाद क्वेश्चन ये बन जाएगी E इक्वल टू के क्यू इंटू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आप जानते हैं Q इंटू 2A बराबर P होता है, तो यहां से 2 बाहर निकाल दो, 2KPR हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहां से 2 लो, इधर से Q लो, इधर से A लो, तो 2Q, ये तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है, तो ये बन जाएगा E इक्वल टू 2KPR बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, कुछ नहीं करना था सर कुछ नहीं करना था। आपको पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है? किसी पॉइंट पर उसके आसपास के चार्ज जितने फोर्स लगा रहे हैं ना सर, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं है? तो इसकी वजह से उधर को लगेगा, इसकी वजह से इधर को लगेगा। ये वैल्यू कम थी तो इसमें प्लस में से माइनस वाले को घटा दिया है नहीं है? मतलब बोले तो नीचे माइनस वाले में से इसको हटा दिया, टोटल वैल्यू ये आ गई मेरी। सर एक केस और होता है सर, जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो ए से, तो ये ए जो है 0 के बराबर हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। आएगा नहीं आएगा बताओ मेरे प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो 2kp बाय आर क्यूब के बराबर आ जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, बताओ, इधर को आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस E1 मान लो, इधर को आया था E2, बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? बताओ जरा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है मेरे दाएं साइड ही होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि इधर वाली वैल्यू ज्यादा है इससे, तो इधर वाली वैल्यू ज्यादा है लेफ्ट साइड से, तो कैंसिल आउट करके नेट कहां को आएगा? राइट साइड तो आएगा। और बताओ डायपोल की डायरेक्शन भी क्या है? माइनस से प्लस है। बताओ भाई, डायपोल की डायरेक्शन भी इधर ही को है सर, ई नेट की डायरेक्शन भी इधर ही को है। क्वेश्चन पता है पेपर में क्या पूछता है? बताइए इस केस में नेट मतलब एंगल कितना होगा P और E नेट में? 0 का। सर कितना का एंगल है? 0 का एंगल है। क्यों सर? दोनों की डायरेक्शन सेम है सर, डायपोल की डायरेक्शन भी इधर ही को है और ई नेट की डायरेक्शन भी इधर ही को है। बात समझ में आई नहीं है? दिक्कत है? वेरी इजी डेरिवेशन, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा मेरे प्यारे बच्चों डायपोल का डेरिवेशन एक्सेल पे, जिसको भाई देखो पेपर में पूछा जाता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, पेपर में पूछा जाता है, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। पता है अब ऐसा नहीं आएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सेल पॉइंट, बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पे दिखाओ और ये शो करो नेट मतलब एंगल जो है ना डायपोल मोमेंट और ई नेट के बीच एंगल जो है 0 है। अब ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से आ रहा है पेपर में, है नहीं? मजाक के मूड में नहीं हूं मैं। अब भाई क्या बताऊं तुमको, मैं 2-3 घंटे इसको लिखने में लगे हैं, ठीक है?
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का मतलब समझते हो ना, परपेंडिकुलर टू डाइपोल, परपेंडिकुलर टू डाइपोल। अब यार मेरे प्यारे बच्चों देखो डाइपोल, अब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है, बताओ इस पॉइंट पर निकालना है तो माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को आ गया, प्लस क्यू वाला इसको अब उधर को भेजेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऊपर को जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बात समझ में नहीं आई? तोड़ दो भाई इसको, ये देखो इसको तोड़ दो भाई, इसका थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर को लगेगा, किधर को लगेगा? ई कॉस थीटा इधर को, और ई साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर ये वाला है। ऐसे इसका थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट इधर को ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये रहा ई साइन थीटा। एक की वैल्यू ऊपर को, एक की वैल्यू नीचे को है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ है नहीं है? और यहां से डिस्टेंस कितनी थी? आर थी, ये थीटा था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, ये a हो गया, ये a हो गया। अब मुझे ये बताओ भाई डाइपोल की डायरेक्शन कहां है? राइट साइड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को आ रहा है? इधर को। देखो ना, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। बात समझ में नहीं आई? तो 2e कॉस थीटा जो है वो नेट डाइपोल की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड आ रही है, जबकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट साइड आ रहा है। एंगल कितना हो गया? 180। ये भी शो करने के लिए आएगा, है नहीं है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, नहीं होगा? आर स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये आर है, ए है, तो इतना ही तो होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो रूट 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ये वाला भी कितना होगा? ये वाला भी तो सेम ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की ए स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है सर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अब आप मुझे ये बताओ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगा? सर इधर को हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है? 2e cos थीटा कितना हो रहा है? 2e cos थीटा। सर e की वैल्यू ये है, चाहे ये एक ही बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कोई से भी e की वैल्यू रख दो। तो e नेट जो है उधर को लगेगा, लेफ्ट साइड को, जैसे कि आपको बता रहा है। e cos थीटा ये है, दूसरा e cos थीटा ये है, तो e नेट हो जाएगा 2e cos थीटा 2। e की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ये रख दिया के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू cos थीटा, कॉस्ट आपको पता है क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया? a हो गया, ये बेस हो गया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भाई a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू भाई यहां से उठा के रख दो, जैसा कि मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है नहीं भाई? इसको सॉल्यूशन कर दो भाई, ये हो जाएगा 1/2, ये 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 3/2 हो गया। तो मेरा फाइनल जो आंसर आया वो आया E इक्वल टू कितना? ये वाला आया है E इक्वल टू के क्यू इंटू 2a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप जानते हैं Q इंटू 2a जो होता है वो P के बराबर होता है, तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? E इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है इसमें। और अगर r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा बताओ? तो r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो a को 0 कर दो, तो ये बन जाएगा E बराबर के पी बाई आर क्यूब। क्या बन जाएगा? के पी बाई आर क्यूब। देखो अच्छा, एक्सेल में कितना था आंसर? 2 के पी बाई आर क्यूब था। कितना था? एक्सेल में जो आंसर था वो 2 के पी बाई आर क्यूब था। इक्वेटोरियल पे आंसर के पी बाई आर क्यूब है। इक्वेटोरियल पे एक्सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड आधा होता है, आधा, जब आर की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा होती है। और वहां पर ई नेट और पी के बीच में एंगल कितना था? 0 था। अब आपको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की होती है, तो इधर को जाएगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और उधर को जा रहा है ई नेट की डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन, हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन ई नेट एंड पी कितना हो गया? यहां पे 180 होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर भी मेरे प्यारे बच्चों
यही होगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो ये था भाई इक्वेटोरियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सॉरी डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। भाई इसको आप छाप सकते हो बिल्कुल बढ़िया से सुंदर सी कॉपी में, सुंदर सी कॉपी में, है नहीं? ठीक है, लास्ट डेरिवेशन करते हैं इस सीरीज का। लास्ट डेरिवेशन, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये आपको पूछ रहा है। भाई बहुत पी साइन थीटा, सब आंसर जानते हैं इसका। क्या होता है? पी साइन थीटा इसका आंसर होता है, सब लोग जानते हैं। देखिए इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, एक डायपोल है, इस तरीके से रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है मैंने इसको। देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। आपको पता है ना प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपको याद रखना है। प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक हो गया सर। और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो फोर्स कितना लगता है मेरे प्यारे बच्चों? क्यू इंटू ई लगता है। कितना लगता है? क्यू इंटू ई। तो प्लस में लग रहा है तो प्लस क्यू ई, और माइनस में लग रहा है तो माइनस का क्यू ई हो गया, है नहीं है? और डायपोल की लेंथ कितनी होगी? 2a होगी। ठीक है, अब मुझे तुम्हें बताओ, अच्छा नेट फोर्स कितना लग रहा है फिर इसमें? सर प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो हो गया सर। कितना हो गया? जीरो हो गया, है नहीं? अरे सर यहां देखो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? सर क्यू ई प्लस का क्यू ई। और माइनस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा? सर माइनस का क्यू ई। सर नेट फोर्स कितना आएगा? दोनों को जोड़ दो सर, जीरो आएगा। लेकिन ये जो फोर्स है ना, एक लग रहा है यहां पे सर इधर को, और एक लग रहा है इधर को। तो क्योंकि इन फोर्सेस की पोजीशन अलग होने के कारण ये क्या करते हैं, इस डायपोल को इस तरीके से रोटेट करते हैं, इस डायपोल को इस तरीके से रोटेट करते हैं। इसलिए इस पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से टॉर्क नहीं हो रहा है, ये फोर्स अलग अलग पोजीशन पर लग रहे हैं, उसकी वजह से इसमें टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क जो है, जो इसको एक रोटेट कराएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको सही डायरेक्शन में इसको रखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। कोई एक फोर्स ले लो जिसकी वैल्यू कितनी है? क्यू ई है। अरे चाहे प्लस क्यू ले लो, माइनस क्यू ले लो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो लेना है। क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? देखो फोर्स इधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर यही तो है। ये कितना है? 2a साइन थीटा। कैसे? ये थीटा, ये 12 है नहीं है? ये 2a है, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? मतलब मुझे परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो h साइन थीटा हो गया। h की वैल्यू कितनी है? 2a है, तो 2a साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 2a साइन थीटा, इसलिए यहां पर रख दिया मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। अब आप मुझे बताओ, Q इंटू 2a आप जानते हैं क्या होता है? डायपोल मोमेंट P होता है सर, इंटू E साइन थीटा, इसको हम लिख देते हैं P। तो टाउ बराबर हो गया P साइन थीटा। भाई आपको पता है सर, साइन थीटा को हटाएंगे तो क्रॉस लगता है ना भाई, तो टाउ बराबर आ गया P क्रॉस E। क्या आ गया भाई? टाउ इक्वल टू आ गया P क्रॉस E। पता टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क टाउ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क टाउ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टाउ बराबर आ गया P साइन थीटा, जो कि बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉर्क है जो कि किसी डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वहां पर लग रहा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 6 डेरिवेशन मैंने यहां पर करा चुका हूं आज, 6 डेरिवेशंस। गॉस लॉ के 3 और बचे हुए हैं। भाई मैं वादा कर रहा हूं आपसे, हर चैप्टर के डेरिवेशंस वन शॉट लेके आऊंगा। टाइम नहीं लगाऊंगा कि एक डेरिवेशन को 30 मिनट में करो सर, ऐसे तो 180 मिनट में 3 घंटे लगते हैं 6 डेरिवेशन करने में। आराम से लिखो सर, फिर लिखो क्या लिखा है। एक चीज बता देते हैं, ये जो बनाया है ना आपने डायग्राम, उसके बारे में आप लिखना सीखो। यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसमें हमने डायपोल को इस तरीके से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा, उसके बीच डायपोल की लेंथ जो है 2a है। इस तरीके से आप लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपके नंबर में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। जो भी नंबर कम हो रहे ना आपके, 1-2 नंबर कम हो रहे और ज्यादा आ जाएंगे आपके, है नहीं है? तो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं सारा डेरिवेशन लेके आऊंगा विद इन 15 डेज।
आज से 15 दिन के अंदर जो है सारे डेरिवेशन मैं आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन आप मुझसे एक उम्मीद प्रॉमिस करिए कि आप इन डेरिवेशंस को अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, एक ही साथ डेरिवेशन की कॉपी बनाइए और वहां पर सारे डेरिवेशन को कलेक्ट करिए, ताकि जो है जब आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप एक दिन में सारे के सारे डेरिवेशन रिवीजन कर देंगे, ताकि तब तक आप बहुत बार इन डेरिवेशन को देख चुके होंगे। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये वाला नहीं आता यार, कौन सा वाला नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा ना। फिर यार ऑप्टिक्स का मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं आता है, वो कहां होगा, वो कॉपी कहां होगा, दोस्त को फोन करना है, ऐसा नहीं होगा। इन सारे डेरिवेशन को एक जगह कलेक्ट करें। मैं आपका साथ हूं धीरज सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।